स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेमंत बिस्व शर्मा, मोदी ऑफ नॉर्थ ईस्ट। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अक्सर हमने सुना है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। इसका ताजा उदाहरण आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिल जाएगा। एक वक्त था जब भारत की राजनीति में बीजेपी की सिर्फ नाम मात्र की हिस्सेदारी थी, लेकिन आज बीजेपी नॉर्थ से लेकर साउथ और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक अपने नाम का परचम लहरा रही है। साल 2014 में जब बीजेपी ने केंद्र की सत्ता संभाली थी, उस वक्त नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी। आज नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी दल सत्ता में काबिज हैं। 4 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और बाकी 4 में नेडा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। इसके अलावा इस क्षेत्र में 2014 में बीजेपी 25 में से सिर्फ 8 लोकसभा सीटें जीत पाई थी। आज उसके अपने 14 और एनडीए के 18 सांसद हैं। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के सूर्योदय में मदद करने वाले और विभिन्न गठबंधनों को एक साथ लाने में एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है और उसका नाम है हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा असम के सीएम और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें असम ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान के तहत पूर्वोत्तर की जिम्मेदारी हेमंत बिस्व शर्मा को दी गई है। किसी समय कांग्रेस में अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले हेमंत बिस्व शर्मा आज पूर्वोत्तर में कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा की मदद से भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ असम में अपनी सरकार बनाई, बल्कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर में भी अपनी सरकार बनाई। हेमंत बिस्व शर्मा की सफलताओं के कारण ही उन्हें पूर्वोत्तर का अमित शाह भी कहा जाता है। उत्तर पूर्व में इस समय देखा जाए तो सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय चेहरा बिस्व ही हैं। उनके बयानों से लेकर उनकी रणनीति और उनके राजनीतिक गतिविधियों ने बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में एक अलग पहचान दिलाई है। तो चलिए आज हम हेमंत बिस्व शर्मा और उनके अब तक के राजनीतिक सफर के बारे में जानते हैं। जर्नी फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स टू कांग्रेस लीडर। एक विनम्र परिवार से आने वाले 52 साल के हेमंत बिस्व शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को गांधी बस्ती उलूबारी गुवाहाटी में हुआ था। वो एक असमिया बामुन परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हेमंत बिस्वा के पिता कैलाश नाथ शर्मा एक प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं और माता मृणालिनी देवी साहित्य सभा से जुड़ी हुई हैं। उनके परिवार में किसी का भी राजनीति से लेना देना नहीं रहा। शर्मा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुवाहाटी कामरूप एकेडमी स्कूल से की है। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। हेमंत इसके जीते जागते उदाहरण हैं। साल 1979-80 के दौर में असम आंदोलन अपने चरम पर था। जब वे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान राज्य में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ आसू यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेतृत्व में असम आंदोलन की शुरुआत हुई। इस तरह वे छात्र राजनीति की तरफ आकर्षित हुए और आसू में शामिल हो गए। इसी दौरान हेमंत की मुलाकात प्रफुल्ल कुमार और भृगु कुमार से हुई। ये दोनों नेता उस दौरान असम में बढ़ रहे अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों को लेकर चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। इनके साथ गली मोहल्लों की चौपाल से लेकर मंच तक व्यवस्था में कई लोग लगे हुए थे और इसमें एक 10 साल का लड़का भी शामिल था। इतने छोटे बालक को इतना आगे लोग देखते तो अचरज खाते। उस वक्त हेमंत को असम की राजनीति में विस्मय बालक के नाम से जाना जाता था। वंडर बॉय, जो महज 10 साल की उम्र में ही इन 2 दिग्गज नेताओं के काफिले के साथ राजनीति में शामिल हो चुका था। आसू में रहते समय हेमंत हर शाम प्रेस के लिए प्रेस विज्ञप्ति और सामग्री ले जाने का काम किया करते थे। कुछ साल बाद आसू ने उन्हें गुवाहाटी इकाई का महासचिव बना दिया। हेमंत ने ग्रेजुएशन करने के लिए कॉटन कॉलेज गुवाहाटी में दाखिला लिया। कॉटन कॉलेज का आदर्श वाक्य है, अपरम तेन वेद्वयम। ये कठोपनिषद की सूक्ति है, जिसका अर्थ है एकाग्रचित होकर अपने टारगेट को हिट करो। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन इस एक लाइन से आप हेमंत का पॉलिटिकल करियर परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि उनका हर एक कदम उनको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा रहा था। वैसे इस कॉलेज का अपना एक समृद्ध इतिहास है। आज की तारीख में असम के 15 में से 7 मुख्यमंत्री कॉटन कॉलेज से ही आए हैं
और हेमंत इस फ्रेंचाइजी की लेटेस्ट एंट्री हैं। 1992 में उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। इसी दौरान वो लगातार 3 बार कॉटन कॉलेज यूनियन सोसाइटी के महासचिव चुने गए। हेमंत ने इस कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी लॉ कॉलेज से LLB की। बाद में राजनीति में रहते हुए उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री प्राप्त की। हेमंत कॉलेज के दिनों में भी एक प्रखर वक्ता रहे हैं। वे एक अच्छे संगठक और रणनीतिकार हैं। योजना बनाने के बाद उसे जमीन पर उतारने की रणनीति उन्हें बखूबी आती थी। वो अपने कॉलेज के छात्र नेता के रूप में भी काफी लोकप्रिय रहे। इसी बीच उन्होंने 1994 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हालांकि हितेश्वर साइकिया, जो कि उस वक्त असम के मुख्यमंत्री थे, उनके यहां हेमंत का आना जाना पहले से ही था। उस समय हेमंत को छात्र और युवा कल्याण के लिए बनी राज्य स्तरीय सलाहकार समिति में हितेश्वर की मदद से सदस्य सचिव बनाया गया। यहीं से हेमंत का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। उनकी सक्रियता और कर्मठता को हितेश्वर साइकिया ने परख लिया था। इसी की बदौलत उन्हें पहली बार कांग्रेस ने 1996 में जालुकबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से खड़ा किया। लेकिन इस सीट पर उनके सामने खड़े थे असम गण परिषद के कद्दावर नेता भृगु फुकर। जी हां, वही भृगु फुकर जिनके साथ हेमंत 10 साल की उम्र में घूमा करते थे, जिन्होंने हेमंत को स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दिनों में सियासी पारी खेलना सिखाया था। हेमंत ने अपना पहला चुनाव अपने ही गुरु के सामने लड़ा। हालांकि इस चुनाव में हेमंत की हार हुई, लेकिन इस हार के बाद मिली एक सलाह ने हेमंत बिस्वा का जीवन बदल दिया। उनको ये राजनीतिक सलाह दी थी राजनीति के कद्दावर और माहिर खिलाड़ी तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने। उन्होंने हेमंत को एक मुलाकात में कहा कि कैंडिडेट हार भले जाए, लेकिन उसे अपनी सीट छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ये सलाह हेमंत के लिए सफलता का मंत्र साबित हुई। हेमंत ने जालुकबाड़ी को नहीं छोड़ा। अगले 5 सालों तक गली गली जाकर लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुना, उनकी हर तरह मदद की। उन्होंने जनसंपर्क का वही कॉटन कॉलेज का तरीका इख्तियार किया और लोगों से जुड़ते चले गए। 2001 में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ। फिर से भृगु फुकन, फिर से हेमंत बिस्वा और फिर से वही चुनावी मैदान जालुकबाड़ी। लेकिन इस बार नतीजा उलट था। भृगु फुकर इस बार NCP के टिकट पर मैदान में थे, लेकिन इस बार हेमंत नौसिखिया नहीं थे। हेमंत ने 4 बांस 24 गज साध लिया था। जालुकबाड़ी सीट से हेमंत जीत गए। उन्होंने भृगु फुक्कन जैसे दिग्गज नेता को हरा दिया। इसके बाद हेमंत को असम की राजनीति में एक नई पहचान मिली। शुरू में हेमंत को कृषि और योजना एवं विकास विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन 2006 में उन्हें स्वास्थ्य, वित्त मंत्रालय जैसे कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी मिल गई और वे धीरे धीरे राज्य में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बाद नंबर 2 की हैसियत में आ गए। राज्य में सक्रिय विद्रोही संगठनों को नियंत्रण करने से लेकर अवैध नागरिकों से जुड़े बड़े से बड़े मुद्दों पर हेमंत की राय जरूर मानी जाती थी। वे अपने काम से गोगोई के दाहिने हाथ बन गए थे। गोगोई ने उन्हें अपनी राजनीतिक क्षमता और प्रशासनिक क्षमता दिखाने का स्वतंत्र अवसर दिया। फिर चाहे हाग्रामा मोहिलारी की बोडोलैंड पीपल्स पार्टी को सरकार का साझेदारी बनाने की बात हो या कोई अन्य राजनीतिक निर्णय, हेमंत हर जगह मौजूद होते थे। वो एक तरह से असम के शैडो CM बन गए थे और ये उम्मीद करने लगे थे कि तरुण गोगोई के राजनीति से रिटायरमेंट के बाद उन्हें CM की कुर्सी सौंपी जाएगी। 2011 में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की जीत हुई और तरुण गोगोई CM बने। इस जीत का बड़ा श्रेय हेमंत बिस्वा को जाता है, क्योंकि इस दौरान चुनाव के प्रचार प्रबंधन की जिम्मेदारी पूरी तरह हेमंत के पास थी। इस बार भी हेमंत बिस्वा को एक महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया। उन्हें शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभालने को मिली, लेकिन इस बार हेमंत बिस्वा और तरुण गोगोई के बीच राजनीतिक समीकरण कुछ बिगड़ने लगे। इसी दौरान एक चर्चा और थी, वो ये कि CM तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को राजनीति में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर दिल्ली में नौकरी कर रहे थे, लेकिन जब पिता का निर्देश मिला तो उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली और राजनीति में एंट्री की। 2012-13 से उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में देखा जाने लगा। उधर राहुल गांधी का भी अमेरिका से लौटे गौरव गोगोई के प्रति झुकाव था। इन सब के बीच हेमंत खुद को साइडलाइन महसूस करने लगे। इसी दौरान दिल्ली में उनका आना जाना ज्यादा हुआ। वो विधायकों की लामबंदी करने लगे
और कहने लगे कि असम की राजनीति में तरुण गोगोई की पकड़ ढीली पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस के आलाकमान उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसे में हेमंत का मन कांग्रेस से उखड़ने लगा। 2015 आते आते तरुण गोगोई और हेमंत के बीच अनबन बढ़ गई। ऐसे में कहा जाता है कि हेमंत ने बीजेपी नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया। अब 2014 में कांग्रेस ने असम के कैंडिडेट की लिस्ट निकाली तो हेमंत का ये संपर्क विपक्षी पार्टी के साथ और मजबूत हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 की लोकसभा चुनाव में तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को असम की कालियाबोट सीट से टिकट दे दिया गया था। गोगोई के व्यवहार से नाखुश हेमंत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कई बैठकें की, लेकिन उनके पक्ष में कोई बात नहीं बनी। 2013 और 2014 के बीच हेमंत कांग्रेस के विधायकों के हस्ताक्षर अभियान से लेकर अपने समर्थन में ज्यादा संख्या होने की बातें पार्टी हाईकमान को समझाते रहे, लेकिन गोगोई को सीएम की कुर्सी से नहीं हटा सके। तरुण गोगोई ने रिश्तों में आई दरार के बाद पत्रकारों के समक्ष एक बार कहा था कि वे हेमंत पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे और उन्हें अपना ब्लू आइड बॉय मानते थे। हालांकि 2015 आते आते हेमंत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष अलग थलग पड़ चुके थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गोगोई के साथ टकराव के इस पूरे मामले में हेमंत खासकर राहुल गांधी की भूमिका से बेहद नाराज हुए। उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी को घमंडी कहा। आखिरकार 2 साल तक चली खींचतान के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अगस्त 2015 में उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर 10 विधायकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है कि हेमंत बीजेपी में आए कैसे। असल कहानी चलिए बताते हैं। कहा जाता है कि हेमंत को बीजेपी में लाने वाले नेता राम माधव हैं, लेकिन द कैरावान मैगजीन के मुताबिक असल में वो शख्स सिद्धार्थ भट्टाचार्य थे। दरअसल 2014 से 2015 तक असम बीजेपी के अध्यक्ष राम माधव थे। राम माधव ने ही हेमंत बिस्वा शर्मा को बीजेपी में लाने की जिम्मेदारी सिद्धार्थ भट्टाचार्य को दी थी। सिद्धार्थ ने हेमंत से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्हें अंदाजा हुआ कि हेमंत कांग्रेस पार्टी में खुश नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच था कि वो बीजेपी में अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। सिद्धार्थ ने बताया कि कुछ देर की बातचीत में ही मैं समझ गया था कि शर्मा एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और अति महत्वाकांक्षी भी। ये लगभग आग से खेलने जैसा है। उनके पास बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समर्थन भी है। ये सारी बात उनके पक्ष में थी। इन्हीं वजहों से बीजेपी हेमंत को हर हाल में पार्टी में लाना चाहती थी। जुलाई 2015 में सिद्धार्थ हेमंत को दिल्ली लेकर आए। ये तय था कि वहां जाकर हेमंत बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हेमंत की तरफ से इस बात को किसी ने रिवील कर दिया और ये बात गुवाहाटी में बैठे सर्बानंद सोनोवाल के पास पहुंच गई। बता दें कि उस दौरान सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी के एक जाने माने नेता थे। ये उस वक्त असम में बीजेपी के मुखिया भी थे और नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्री भी। सोनोवाल नहीं चाहते थे कि हेमंत बीजेपी में शामिल हों। उन्हें डर था कि हेमंत उनकी जगह ले सकते हैं। इसी डर के तहत सोनोवाल ने किरण रिजिजू के साथ मिलकर आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनोवाल ने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लेकर लुई बर्जर स्कैम को लेकर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि लुइस बर्जर स्कैम एक ऐसा केस था जिसमें कथित तौर पर अमेरिका की कंपनी ने भारत में अपने प्रोजेक्ट पास कराने के लिए कई नेताओं को घूस दिया था। गोवा और असम में वाटर प्रोजेक्ट के सिलसिले में इस घूस को दिए जाने के इल्जाम सामने आए थे और इसी के साथ हेमंत का बीजेपी में आना टल गया। अब हेमंत के लिए स्थिति नाजुक हो चुकी थी। वो कांग्रेस से करीब करीब पल्ला झाड़ चुके थे और बीजेपी में आने से पहले ही विवाद हो गया था। माया मिली न राम जैसी स्थिति हो गई। कुछ दिनों बाद हेमंत और सिद्धार्थ अमित शाह से मिलने गए, जो उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे। अमित शाह ने सोनोवाल के द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को उनकी भूल बताया और हेमंत को पूरा आश्वासन दिया, जिसके बाद हेमंत ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हेमंत बिस्वा शर्मा इन बीजेपी। अब हेमंत बीजेपी का दामन थामकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगे। हालांकि हेमंत के बीजेपी में आने के बाद सर्बानंद सोनोवाल से अच्छी जमने लगी। जहां सोनोवाल को कुशल मैनेजमेंट वाले की जरूरत थी, तो वहीं हेमंत कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी में आए थे, इसलिए उन्हें सोनोवाल की जरूरत थी। दोनों एक दूसरे के साथ हो लिए। लेकिन फिर भी हेमंत का बीजेपी में आना बहुत से नेताओं को पसंद नहीं आया,
नेताओं के बीच एक बात बड़ी चर्चित ये थी कि असम में रावण अपने 10 सिर के साथ आ गया है। ये हेमंत और उनके 10 विधायकों के लिए कहा जा रहा था। लेकिन हेमंत ने बीजेपी के इस अंदरूनी असंतोष को अपने मैनेजमेंट और पर्सनल लेवल पर उनके जो संबंध रहे हैं उनके दम पर मैनेज किया। बीजेपी ने हेमंत पर विश्वास कर साल 2016 में होने वाले चुनाव के लिए उन्हें पार्टी का संयोजक बनाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर का असर था, लेकिन असम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के पीछे हेमंत की अहम भूमिका थी। दरअसल अपने 10 विधायकों के साथ हेमंत के बीजेपी में शामिल हो जाने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर पड़ गया था। यही कारण था कि 2011 के विधानसभा चुनाव में 5 विधायक वाली बीजेपी ने 2016 में 60 सीटें जीती थीं। चुनाव से पहले कई मौकों पर जब हेमंत बीजेपी गठबंधन को 80 से अधिक सीटें दिलवाने का दावा करते थे तो ये काफी असंभव लगता था, लेकिन उनका चुनावी अंकगणित सही साबित हुआ। बीजेपी गठबंधन को 2016 के चुनाव में 86 सीटों पर जीत मिली। असम में पहली बार 2016 में ही बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन तब शर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उनकी जगह मृदुभाषी सर्बानंद सोनोवाल सरकार का चेहरा बने। सोनोवाल भी शर्मा की तरह ही नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस और एजीपी में रह चुके थे, लेकिन सोनोवाल सरकार की ज्यादातर कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा खींचकर शर्मा ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दिया। असम के 22 लाख परिवारों को 830 रुपए के मासिक भुगतान की योजना भी उन्हीं के दिमाग की उपज है। असम में बीजेपी की शानदार जीत से उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को इस बात का एहसास हो गया कि हेमंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान को पूर्वोत्तर राज्यों में सफल बना सकते हैं। इसी मिशन के तहत 24 मई 2016 को नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेडा का गठन हुआ और इसी के साथ शर्मा को नेडा का संयोजक बनाया गया और इसी के साथ हेमंत बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े पर सवार होकर पूर्वोत्तर विजय की यात्रा पर निकल पड़े और एक के बाद एक आज वो पूर्वोत्तर में बीजेपी का राज कायम करते जा रहे हैं। नेडा के जरिए हेमंत को असम से बाहर अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर मिला। इस कांग्रेस निरपेक्ष गठबंधन में उन पार्टियों को शामिल किया गया जो एनडीए में शामिल हुए बिना केंद्र सरकार और बीजेपी के साथ कदम ताल करना चाहते हैं। नेडा ने बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान को भी बल दिया। इसी के तहत हाल के दिनों में हुए चुनावों में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस की करारी हार हुई। बहरहाल जिस दौरान बीजेपी पूर्वोत्तर में कांग्रेस को हराने में लगी थी, उसी दौरान अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक उठापटक चल रही थी। जोड़ तोड़ और जुगाड़ की राजनीति में माहिर हेमंत ने एक ऐसा दांव खेला कि कांग्रेस छोड़कर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हुए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अपने 33 विधायकों को लेकर एक दिन के भीतर बीजेपी में शामिल हो गए। तब से अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का ही शासन चल रहा है। इसी तरह 2017 में 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी अपने 21 विधायकों के साथ आज भी वहां गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है, क्योंकि जब भी मणिपुर में सरकार पर कोई संकट मंडराता है तो सबसे पहले हेमंत को ही वहां भेजा जाता है। त्रिपुरा जैसे राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने से लेकर मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की सरकारों का पार्टनर बनने तक हेमंत ने पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस का सफाया करने में बड़ी भूमिका निभाई है। वो कड़ी मेहनत करने के साथ इन प्रदेशों के जटिल मुद्दों की समझ रखते हैं और उसी के अनुसार जबरदस्त रणनीतियां बनाकर काम करते हैं। इसलिए अक्सर उनकी तुलना अमित शाह से की जाती है, तो कई बार उन्हें बीजेपी का प्रशांत किशोर कहा जाता है। हेमंत के शानदार प्रदर्शन के दम पर ही बीजेपी ने 2021 में असम विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और 10 मई 2021 को वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ये सारी सियासी उपलब्धियां डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि पूर्वोत्तर की राजनीति की नब्ज उनकी पकड़ में आ चुकी है। कांग्रेस उन्हें राजनीति में लेकर आई और वहीं पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जोड़तोड़ और जुगाड़ की राजनीति का प्रशिक्षण लिया। लेकिन अब वे पूर्वोत्तर में कांग्रेस का ही बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वे पीएम मोदी के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कांग्रेस का सफाया कर रहे हैं और कांग्रेस के किले पर एक के बाद एक फतह करते जा रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के लिए संकट मोचक की भूमिका में रहे हैं। कंक्लूजन। बहरहाल
कांग्रेस में मुख्यमंत्री के बायां हाथ कहे जाने वाले शर्मा का बीजेपी में कितना बड़ा कद हो गया है, इसका प्रमाण उनके लिए मीडिया के संबोधनों में ढूंढा जा सकता है। उनके रूप में पहली बार बीजेपी को गुजरात और दिल्ली से दूर किसी राज्य से स्टार कैंपेनर मिला है। मीडिया शर्मा को बीजेपी के मैकियावेली, विराट कोहली, चाणक्य और किंग मेकर जैसे उपनाम देता रहता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शुमार हो चुके हैं और भविष्य में उनकी भूमिका और क्या रहने वाली है, ये देखना दिलचस्प होगा। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।